तो प्रेगनेंसी के दौरान सबसे पहली बात होती है, खुशखबरियां तो होती हैं, लेकिन विमेन एक्सपीरियंस करती हैं एक्सेसिव नॉजिया, वॉमिटिंग। तो इस सिचुएशन में आप क्या कहोगे? देखो, वैसे तो घबराने वाली बात नहीं है कि सब कोई नॉजिया हाँ। वॉमिटिंग होगा। गुड फूड का मतलब मेरे लिए तो ये होता है सिंपल, आप 24 आवर्स की थाली आप सोचो अपनी, उसमें ऑल कलर्स ऑफ फूड होने चाहिए। तो ब्रेस्ट फीड क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? अमृत है वो बच्चे के लिए। माँ के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? मदर ब्रेस्ट फीड करेगी तो कैंसर ब्रेस्ट होने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। ये 4-5 टेस्ट कुंडली के टाइम ही करवा लेने चाहिए। बिल्कुल। और पंजीरी, जिसमें आई विल से कि घी थोड़ा कम करके बाकी जितनी न्यूट्रिटिव वैल्यू वाली चीजें हैं वो डाल के जरूर देनी चाहिए। आज का ये एपिसोड खुशियों को डेडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि खुशियां ऐसी हैं जो कि ना सिर्फ विमेन की जिंदगी में बल्कि उसकी पूरी फैमिली की जिंदगी में खुशियों की दस्तक दे रही है। प्रेगनेंसी पर जरूर बात करेंगे, लेकिन इन खुशियों की दस्तक यानी कि पोस्ट प्रेगनेंसी से एंटर होते हुए इस हैप्पी हेल्दी प्रेगनेंसी के साथ जुड़ेंगे, और उसके बाद अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए पोस्ट प्रेगनेंसी के साथ भी। गीत बहुत सारी बातें कर गई, लेकिन ये सारी बातें आज के एपिसोड का एक टीजर है, क्योंकि आज का ये एपिसोड यानी कि विमेनहुड अनप्लग्ड फ्रॉम द फर्स्ट पीरियड टू द फ्रीडम। यस एग्जैक्टली। बस इसी में हमारी जिंदगी। और हमारे साथ डॉक्टर नवदीप हैं, जो कि ऑब्स्ट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट हैं एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। डॉक्टर, विद अनदर एपिसोड आपका बहुत वेलकम है। थैंक यू सो मच कीत, इट इज ब्लेसिंग टू बी पार्ट ऑफ दिस सीरीज एक्चुअली। आज की सीरीज में, आज के एपिसोड में थोड़ी सा स्माइल है ना, क्योंकि हमने समवेयर जो वरी करने वाले या फिर तैयार करने वाले विमेन की बॉडी को फॉर प्रेगनेंसी, हमने पीरियड्स पर बात करी, हमने उसके बाद के जो कंसर्न है पीसीओडी, पीसीओएस पे बात करी। इनफैक्ट आपने फर्टिलिटी के जो टॉपिक को बहुत ही प्यार से और बहुत डेलिकेसी के साथ छुआ। अब बात है प्रेगनेंसी की, प्री प्रेगनेंसी, उसके लिए हम तैयार कैसे हो? आई विल से कि जब भी एक कपल प्लान करना चाहता है कि मेरी एक अब वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ, हमारी मैरिज का हमारा वो टाइम निकल गया, अब हमें अपने नेक्स्ट पड़ाव पे जाना चाहिए जो कि प्रेगनेंसी है। जब भी कोई कपल सोचता है तो एक बार जरूर गायनेकोलॉजिस्ट को जाके मिलना चाहिए, so that whether the female body is ready for that pregnancy or not, हम वो चेक कर सके। जिसमें few investigations हैं, कुछ छोटी छोटी इन्वेस्टिगेशन है, देख लेंगे अगर सब कुछ ठीक है then you can go ahead with the pregnancy। बट कई फीमेल्स को, जैसे आजकल हमने पहले बात करी कि थोड़ा डिलेड प्रेगनेंसीज होती हैं, तो डिलेड प्रेगनेंसीज होती हैं तो थोड़ा रिस्क हाइपरटेंशन होने का, डायबिटीज माने शुगर होने का चांसेस, थायराइड जैसी प्रॉब्लम होने के चांसेस ये थोड़े से ज्यादा होते हैं। अगर बीएमआई ज्यादा है, मतलब आप थोड़ा सा ओबीस साइड हो, तो वो थोड़ी थोड़ी ये छोटी छोटी चीजें हैं दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। सपोजिटली अगर तो सब इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, इट इज वेरी गुड। अगर कुछ भी मान लो शुगर हमने एक सिंपल टेस्ट कराया, उसमें हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो गया, देन before pregnancy only you can work out on your diet as well as on yourself, ताकि आप प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो जाओ। और प्रेगनेंसी में अगर शुगर होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द मदर एज वेल एज बेबी ज्यादा होते हैं। अगर हम उसको पहले तैयार होके स्टार्ट करेंगे प्रेगनेंसी तो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस कम होंगे एंड वील हैव अ बेटर हेल्दी प्रेगनेंसी एंड बेबी। ऐसे कुछ थायराइड की भी मेडिकेशन को लेकर होता है, तो जो भी आपकी पहले से ही इलनेस है उसको लेकर उसकी मेडिकेशन के साथ प्रेगनेंसी के लिए तैयार हुआ जाता है। प्री प्रेगनेंसी जिसे हम बोलेंगे कि जैसे किसी किताब के आगे पहले प्रीफेस होता है, कौन कौन से चैप्टर होने वाले हैं, वैसे ही प्रेगनेंसी में एंटर करने से पहले के प्रीफेस है। यस, ये होने चाहिए। और स्पेशली जिस एरिया में हम रह रहे हैं, जैसे वी आर इन पंजाब, चंडीगढ़, और यहाँ पे सारी पॉपुलेशन पंजाब की है, हरियाणा की है, हिमाचल की है, एंड वी आर द हब ऑफ थैलेसीमिया। अगर आपने सुना हो थैलेसीमिया, जिसमें बचपन से ही जब बच्चा पैदा होता है, अगर किसी बच्चे को मेजर है
तो उसको बचपन से ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा एक सिंपल ब्लड टेस्ट है थैलेसीमिया का, HPLC जो हम कराते हैं, बीटा थैलेसीमिया हम कराते हैं, वो प्रेगनेंसी से पहले हो जाए तो अच्छा है। अगर मदर नॉर्मल है तो हमने कुछ नहीं करना है। अगर मान लो मदर माइनर निकल आती है, माइनर लोग हम जैसे ही होते हैं, आप हो जैसे मैं हूँ, सब ऐसे ही होते हैं। लेकिन अगर सपोजिटली हमने उस माइनर को पकड़ लिया, देन वी गो टू टेस्ट द मेल पार्टनर की कहीं वो भी माइनर तो नहीं एग्जैक्टली। अगर वो माइनर है तो इन दोनों का जो बच्चा होगा उसमें 25% चांसेस हैं कि उनका बच्चा मेजर होगा। तो बट हमें सिंस पहले ही पता है कि दोनों माइनर है, तो हम वो 1 2 3 चीजें अपनी करके रखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि बच्चा मेजर तो नहीं है। अगर एक माइनर है एक नॉर्मल है तो कुछ भी नहीं, कोई माइनर हो जाएगा बच्चा, मेजर नहीं होगा बच्चा। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। बहुत इम्पॉर्टेंट है इनफैक्ट, क्योंकि एपिसोड की शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा था कि आई हैव टू जंप इनटू द प्रेगनेंसी वाला फेज कि उसमें क्या क्या होता है, लेकिन जैसे आपने बताया कि प्री कितना इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, इश्यूज है, मेडिकेशन पे अगर आप हैं और अगर हमें ही नहीं पता कि हम थैलेसीमिया है भी या नहीं, माइनर है या नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। लाइक एड्स का टेस्ट होता है, वैसे ही थैलेसीमिया का भी टेस्ट मैंडेटरी है, ताकि हमें पहले से ही कपल को पता हो कि हमें कौन कौन सी चीजें हैं या मेडिकेशन है जिसका ध्यान रखना है। जैसे एक सिंपल टेस्ट है रूबेला, उसमें हम 2 चीजें करते हैं, रूबेला IgG एंड IgM करते हैं। कहने को तो सिंपल है, आई थिंक हम अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो सुना भी नहीं होगा उन्होंने, बट हमने देखे हैं कि रूबेला कंजेनिटल सिंड्रोम वाले बच्चे देखे हैं हमने पैदा होते, कि अगर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान रूबेला इन्फेक्शन हो जाए तो बच्चे को कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। लेकिन एक सिंपल सा टीका है जो कि यूजुअली बचपन में लग जाता है, MMR का टीका, जिसमें रूबेला वैक्सीनेशन है। लेकिन जब हम रूबेला IgG IgM कर लेते हैं, मान लो उसका IgG जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, देन इट इज बेटर टू वैक्सीनेट द मदर फर्स्ट। पहले उसको वैक्सीनेट कर लो, उसके एंटीबॉडीज बन जाएंगे, फिर प्लान फॉर द प्रेगनेंसी। ताकि अगर प्रेगनेंसी के दौरान रूबेला होगा भी, मान लो अगर हो भी गया, तो उसमें इम्यूनिटी है मदर में टू फाइट फॉर दैट रूबेला इन्फेक्शन, तो बच्चे को होने के चांसेस उतने ही मिनिमल टू नेगेटिव हो जाते हैं। ओके, तो डॉक्टर नवदीप, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका ख्याल कपल में दोनों को रखने की जरूरत है, क्योंकि फैमिली जब गुण मिला रही है या मिल रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम इन कुछ पॉइंटर्स को भी जरूर ध्यान रखें। मुझे तो यही लगता है कि वायरल इन्फेक्शन, HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, VDRL, along with that थैलेसीमिया, ये 4-5 टेस्ट कुंडली के टाइम ही करवा लेने चाहिए। बिल्कुल, शायद फिर वो बेटर तरीके से अपनी एक फैमिली लाइफ शुरू कर पाएंगे। अच्छा, अब ये हो गया टेस्ट की बात कि ये सारी चीज़ें अगर सब पॉजिटिव अच्छा रिजल्ट आता है और एक फैमिली प्लानिंग की बात आती है, एंड देन अ लेडी इज इनटू मदरहुड, वो प्रोसेस में शामिल हो चुकी है, तो प्रेगनेंसी के दौरान सबसे पहली बात होती है, खुशखबरियां तो होती हैं लेकिन विमेन एक्सपीरियंस करती हैं एक्सेसिव नॉजिया, वॉमिटिंग। तो इस सिचुएशन में आप क्या कहोगे, क्योंकि उसके लिए एक सेलिब्रेशन भी और साथ में हेल्थ को लेकर बड़ा कंसर्न, तो क्या इस दौरान मेडिकेशन ठीक है, क्या करना चाहिए? देखो, वैसे तो घबराने वाली बात नहीं है कि सबको ही नॉजिया वॉमिटिंग होगा। इट इज जस्ट 4 to 5% ऑफ फीमेल्स जिनको इतना एक्सट्रीम नॉजिया वॉमिटिंग होगा कि कई बार हमें एडमिशन की भी जरूरत पड़ सकती है। बहुत वीकनेस आ जाती है उनके अंदर, इतना ज्यादा नॉजिया, इतना ज्यादा वॉमिटिंग, अनएबल टू ईट। सबसे पहले तो ये है कि उन फीमेल्स को, प्रेग्नेंट फीमेल्स को ये समझना पड़ेगा कि ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का सिम्टम है। अगर उसको हम ये लेकर चलेंगे नॉर्मल प्रेगनेंसी का सिम्टम है, तो उससे लड़ना थोड़ा इजी हो जाता है। दूसरी बात, यस देयर आर फ्यू मेडिकेशंस दैट वी कैन प्रिस्क्राइब जिससे पेशेंट को काफी रिलीफ मिलता है, बट ऐसा नहीं है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सारी मेडिसिन्स लिखें। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि आपने अपना जो पेट है ना ज्यादा देर खाली रखना है,
और ना ज्यादा भर के रखना है. सो जस्ट लाइक अ ग्लास, हाफ एम्प्टी एंड हाफ फिल्ड, सो दैट जो खाली के कारण एसिडिटी बन रही है, पेट खाली है, हाँ जी। एसिड तो बना रहा है पेट, उसके कारण एसिडिटी होगी, नॉजिया होगा, वॉमिटिंग होगा. जितनी देर खाली रखोगे उतना ज्यादा होगा. दूसरा क्या है कि जो पेट अगर भर के भूख लगी है, खा लो, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हॉर्मोन्स होते हैं उससे गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, मतलब एवरीथिंग गेट स्लोज डाउन. जो नॉर्मल इंसान में 3-4 घंटे, नॉर्मल इंसान में 1 घंटे में डाइजेस्ट होता है जी। फूड, वो प्रेग्नेंट वुमेन में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं. तो उसको फुलनेस की फीलिंग बहुत देर तक रहती है. तो इसीलिए कम खाओ, थोड़ा सा कम खाओ जितनी भूख है, लेकिन जो बच गया है वो 2 घंटे बाद खा सकते हो आप. तब तक थोड़ा सा वहां से खाली हो जाएगा. डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा. उससे नॉजिया, वॉमिटिंग का प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाएगा. एंड सेकेंड थिंग इज, आफ्टर एवरी मील 10 से 15 मिनट वॉक जरूर कर लो, ओके. सो दैट वो डाइजेशन और इजी हो जाएगी. ओके. सो इसीलिए ये बैलेंस होना ज़रूरी है कि आप वॉक भी कर रहे हो और आप अच्छा डाइट भी कंज्यूम कर रहे हो. अच्छा, अच्छा डाइट जो मैंने वर्ड यूज़ किया है, इसमें हमारे पास फ्रीडम आ जाती है. घर वाले, दोस्त, हर कोई कह रहे हो तुम तो प्रेग्नेंट हो, तुम तो कुछ भी खा सकती हो, और तुम इतना कम क्यों खा रही हो, यू हैव टू ईट डबल, है ना, बहुत सारा चीज़ें खानी. ये नॉर्मली टेंडेंसी आ जाती है फैमिली के अंदर. तो इनको क्या सजेस्ट करना चाहोगे? फैमिली को भी सजेस्ट करना है और उनको भी जो माँ बन रही है, क्या फ्रीडम है इतना कुछ खाने की, अदरवाइज इट विल लीड टू मोर नोजिया. Not at all. There is not a freedom. You should not eat for two. You should eat good food. गुड फूड का मतलब मेरे लिए तो ये होता है सिंपल. आप 24 आवर्स की थाली आप सोचो अपनी, उसमें ऑल कलर्स ऑफ फूड होने चाहिए. ठीक है, जिसमें सब्जी भी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आई मीन उसमें भी कितने कलर्स आ जाएंगे. टोमेटो आ गया, कैप्सिकम आ गई, कैरेट आ गई, ये सारी हो गई. देन इज दाल हो गई, ब्राउन्स आ गए सारे. देन आपका सीरियल्स आ गए, देन आपके ग्रेन्स आ गए, सीरियल्स प्लस पल्सेस एंड देन ग्रेन्स एंड देन डेयरी प्रोडक्ट आ गए. और इसमें आपको ढूंढना है आपका जो प्रोटीन का पोर्शन है वो 1/4 होना चाहिए, ताकि सब कुछ बैलेंस हो सके. ऐसा नहीं है कुछ भी खा लो कोई बात नहीं वेट गेन हो जाएगा, नहीं. वी अलाउ अकॉर्डिंग टू द वेट. हमने बीएमआई के हिसाब से, वेट के हिसाब से, बीएमआई के हिसाब से हम किसी लेडी को कितना अलाउ करते हैं कि वो वेट गेन कर सकती है. ओके. जो तो बहुत थिन है, शी इज अलाउड, वो 16 से 17 केजी आराम से वेट गेन कर सकती है. बट जो ओबीज है, जिसका बीएमआई ज्यादा है, 30 से ज्यादा है, उसको हम हो सकता है हम 7 किलो पे रोक दे, 6 to 7 केजी पे रोक दे कि इससे ज्यादा आपने गेन नहीं करना. सो इट इज अ बिग बिग मिथ कि ये भी खा लो वो भी खा लो. और इम्पोर्टेंटली डोंट ईट फ्रॉम आउटसाइड. आउटसाइड फूड में किसी में सपोजिडली कोई आप बैक्टीरिया, वायरस कुछ ऐसा हो गया है ना, अल्टीमेटली फूड आपका स्टमक अपसेट हो गया बिकॉज ऑफ द फूड, तो आप कैसे रिलेट करोगे दैट इज बिकॉज ऑफ द यूट्रस और बिकॉज ऑफ द फूड पॉइजनिंग. एंड ऑल्सो फूड पॉइजनिंग इनडायरेक्टली बच्चे को हार्म करेगी. सो घर का फ्रेश खाना और ऑल कलर्स इन योर 24 आवर्स दैट प्लेट, वो आपने सोच के खाना है विद 1/4 ऑफ प्रोटीन. ओके. अगर ये खाओगे आप भी ठीक रहोगे और आपका बच्चा भी ठीक रहेगा. नाइदर यू विल गेन मोर वेट, आप अपने बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंगली एज पर द डॉक्टर सजेशन आप खाओ और उसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन इनटेक रखो, फ्रूट्स भी हो, वॉक भी उसमें शामिल हमने बहुत ज़्यादा ज़रूरी करनी. अच्छा, अब फैमिली को भी यहाँ पर, बिकॉज मैंने इससे पहले सवाल में फैमिली को भी इंक्लूड किया था. बड़ी सारी चीज़ों में लड़की तो कह रही होती है कि मुझे इतना ही खाना ही है, नहीं लेकिन तुम्हें खाना पड़ेगा. तो फैमिली को आप क्या क्या सजेशन होगा, क्योंकि जब डॉक्टर कहेगा ना तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. देखो, हमें फोर्स नहीं करना चाहिए. मैं तो हमेशा, अगर तो ठीक चल रहा है, आपको लग रहा है हमारे पास विजिट कर रहा है, मदर विजिट कर रही है, हमें लग रहा है बेबी का वेट गेन ठीक हो रहा है, इसका मतलब मदर सही खा रही है और मदर का भी HB एंड ऑल द पैरामीटर्स आर फाइन, तो इसका मतलब वो सही खा रही है, तो उसके पीछे नहीं पड़ना है. और अगर हमें लगे किसी भी पॉइंट पे कि बच्चा थोड़ा छोटा लग रहा है या बच्चे के आसपास पानी कम है या मदर का भी HB फॉल कर रहा है, देन वी नीड टू टेल
द प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो एज वेल एज द फैमिली कि क्या ऐड करना है. ऐसा नहीं कि कुछ भी खाते रहो. स्पेसिफिकली डाइट में जो चीज कम ज्यादा हमें लग रही वी प्रिस्क्राइब दैट. ओके सो ऐसा पुश करने वाली कोई बात नहीं है इसमें. ओके ओके डॉक्टर नवदीप, फैमिली पुश ना करे, विमेन अपनी सेहत का ख्याल रखे, और ज़रूरी है डॉक्टर और जो प्रेग्नेंट विमेन है उनका आपस में रिलेशनशिप Yes. बेटर होना चाहिए. अच्छा, इसमें बहुत बार डॉक्टर सजेस्ट करते हैं एक्सरसाइज को, और अगर हम अभी हाल फिलहाल डिजिटल दुनिया की बात करें, डिफरेंट काइंड ऑफ एप्स वी हैव इन आवर फोन जो कि ट्रैक करती हैं प्रेगनेंसी, एंड दे कीप ऑन सजेस्टिंग यू कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया. तो आप क्या सजेशन दोगे, एक्सरसाइज रूटीन कैसा रहना चाहिए? एक आपका एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए. जैसे काफी लोग आते हैं कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ गई, ਉਹਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਾर्क ਵਿੱਚ वॉक कर सकती है. जो आई ऑलवेज सजेस्ट जो पहले कर रहे थे वो कंटिन्यू करते रहो आप. जैसे सपोजिटली पहले आप हाफ एन आवर की वॉक कर रहे थे तो कंटिन्यू विद द हाफ एन आवर वॉक, वो इम्पोर्टेंट है. और जो आप एप्स की बात कर रहे हो, देखो एप्स को तो नहीं पता ना आपको इस प्रेगनेंसी में क्या इश्यूज चल रहे हैं 1 2 3 4 5. दैट इज वो आपके डॉक्टर को ही पता है. अगर आपके डॉक्टर अलाउ कर रहे हैं कि आप इतनी अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज कर सकते हो तो आप जरूर करिए. एंड एक्सरसाइज अगर आप चाहते हो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो एंड यू आर वेरी इनटू के नॉर्मल डिलीवरी हो, तो इट इज गुड टू डू एक्सरसाइजेस थ्रू आउट द प्रेगनेंसीज. अच्छा. और वो विद द हेल्प और विद द गाइडेंस ऑफ योर गायनेकोलॉजिस्ट एज वेल एज जो कि उनके साथ कोई फिजियोथेरेपिस्ट या जो एंटीनेटल स्पेशलिस्ट हैं हमारे एक्सरसाइज सिखाते हैं, वो दोनों मतलब पूरा टीम मिलके फिर सिखाता है. ओके अच्छा, आपसे कॉन्वर्सेशन में मेरे को एक सवाल आउट ऑफ द बॉक्स याद आया. वो है हाल फिलहाल सुनील शेट्टी हैज सेड दैट कि उनकी डॉटर इज़ वेरी ब्रेव एंड शी ऑप्टेड फॉर अ नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड नॉट एज सी सेक्शन. तो मैं चाहती हूँ कि आप एक ज़रूर इसका माध्यम ज़रिया बने, बताएं कि इज़ इट ईजी वे नो नो नॉट एट ऑल टू गो फॉर अ सी सेक्शन, बिकॉज बहुत से ऐसी जो मदर हैं जिन्होंने इस प्रोसेस को जिया है, वो चाहती हैं कि डॉक्टर की तरफ से भी काइंड वर्ड्स आए उनके लिए. नहीं नहीं, सिजेरियन इज नॉट एट ऑल इजी. द पीपल जिनका द प्रेग्नेंट वुमेन जिनका सिजेरियन होता है, हैट्स ऑफ टू देम. कभी आपने देखा है कि आपके आसपास किसी सपोजिटली आप सोचो कि किसी मेल मेंबर की कोई भी सर्जरी हुई है तो कितने दिन वो लेटे रहते हैं बेड पे, क्या काम करते हैं? वो कुछ नहीं करते ना. और हम प्रेग्नेंट जो वुमेन है जिसका सिजेरियन हुआ उसको नेक्स्ट के डे क्या शाम को ही बोल देते हैं स्टार्ट फीडिंग योर चाइल्ड, स्टार्ट फीडिंग योर न्यू बॉर्न. चलो नेक्स्ट डे उठो, चलो अपने बच्चे को फीड कराओ, 2 घंटे बाद फीड कराओ. इतना बड़ा स्टिच है. वो बेचारी 2 घंटे बाद पहले मुश्किल से उठती है, फिर फीड कराती है, फिर मुश्किल से वो आधा घंटा लेके फिर लेटती है, फिर उसका टाइम हो जाता है फीड कराने का. सो दिस इज नॉट एट ऑल अ इजी वे. नेचुरल बर्थ, यस, नॉर्मल डिलीवरी, it is the natural thing that can happen to anyone, but cesarean is not at all an easy way. उसमें उसका स्टिच लाइन पेन कर रही है, उसको वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, उसका बेबी फीड ले रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, और उसको रेस्ट नहीं है, जो कि एक सर्जरी के बाद मिनिमम 20 से 15 दिन का रेस्ट चाहिए, पर उसको नहीं मिलता. So it is, I think, for all the cesarean moms, you are great, you are doing great, and we wish all the very blessings to you. So this is not an easy thing. मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी एक हीलिंग थेरेपी भी है, और काइंड वर्ड्स जब डॉक्टर की तरफ से जाते हैं तो ऐसे लगता है कि यस समबडी इज सपोर्टिव. अदरवाइज तो फैमिली से लेकर बहुत सारे ऐसे मिथ या ऐसी बातें कही जाती हैं जो कि समवेयर कहा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी से बचने के लिए दे गो फॉर अ सी सेक्शन, बट सी सेक्शन इज रियली पेनफुल एंड पोस्ट उसके बाद की रिकवरी इज ऑल्सो पेनफुल, जैसा आपने बताया. डॉक्टर, अब हम वापस से आते हैं प्रेगनेंसी के ही दौर में. जैसे आपने बताया कि एक्सरसाइजेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. बहुत केसेस में ऐसा होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो लास्ट के महीने में 8th 9th मंथ के आसपास ही ज़्यादा जोर एक्सरसाइज को देते हैं. स्पेसिफिकली एक्सरसाइज के साथ साथ उनकी जो डाइट में घी
देसी घी खाना है ना, वो भी इंक्लूड कर दिया जाता है। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो, आपके पेल्विक मसल्स स्ट्रेंथन होने चाहिए। वो 8वें 9वें महीने में सिर्फ उतने टाइम की एक्सरसाइज करके तो नहीं होंगे। अब हम बैक टू अ बेसिक्स जाए, मतलब जब हमारे पेरेंट्स का टाइम था, तब देखो मोस्ट ऑफ द लोगों की नॉर्मल डिलीवरीज होती थी। तो वो क्यों होती थी? तब क्या होता था, उठक बैठक बहुत ज़्यादा था, सब काम बैठ के नीचे होना, उठना। उनके पास कोई मेड्स नहीं होती थी, पोछे लगाने खुद लगाने। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, खाना चूल्हे पे बनाना, है ना, तो सबको सर्व करना। बहुत ज़्यादा ये जो वॉशिंग मशीन्स है, ये तो बहुत लेट आई हैं। उससे पहले खुद ही बैठ के धोना कपड़े। सो दीज आर एक्सरसाइज, पेल्विक एक्सरसाइज। तो अब एवरीथिंग इज स्टैंडिंग, है ना, तो हमने किचन में काम करना है, स्टैंडिंग है। हमने अपनी वॉशिंग मशीन है, अब तो हमारे पास स्टैंडिंग पोचास भी सब 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 कुछ है, अब स्टैंडिंग होते। तो पेल्विस दे आर चेंजिंग, मसल्स दे आर चेंजिंग। तो उसको 8-9 मंथ्स में तो हम नहीं करेक्ट कर सकते ना, कि 2 महीने हमने एक्सरसाइज करी। नो, ये हमें शुरू से ही हमारा एक्टिव लाइफस्टाइल चाहिए, जिससे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए हमारी। नॉर्मल डिलीवरी तभी होगी जब सारे मसल्स इन कोऑर्डिनेशन होंगे, आपकी मर्जी पे चल रहे होंगे। और अगर आप एक्टिव रहोगे तो वही पेन नॉर्मल डिलीवरी में आपको कम फील होगी। वो पेन, वो आपका जो स्टैमिना है, एंडोरेंस है, वो बेटर हो जाएगी। ओके। तो ये 8-9 मंथ्स वाला तो नहीं है, कंटिन्यूअसली, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सेकंड इज घी। घी से एंड महीने में बीपी ही बढ़ना है, नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं। ओके। स्मूथ डिलीवरी एक्सरसाइज से ही होनी। कितने एक्टिव हो आप, जो आपने पूरे 9 मंथ जैसा एक्सपीरियंस किया है, जैसा रूटीन आपका रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कि आपकी डिलीवरी किस तरीके की होगी। अच्छा डॉक्टर, अब हम डिलीवरी तक पहुंच चुके हैं, तो अब डिलीवरी जब हो गई माँ की, तो उसके साथ साथ जो उसका रूटीन है उसमें वाटर कंजम्पशन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड के लिए लिक्विड इनटेक इज द मस्ट, एंड वाटर सबसे ज़्यादा उसमें प्रीमियम पर है। पानी के अंदर अजवाइन और जीरा और बड़ी इलायची, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो उबाल के दी जाती है, थोड़ा कोसा पानी दिया जाता है, तो क्या वो ठीक है? वो एक्चुअली एक तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं करते, सॉफ्ट रखते हैं आपको पेट, आपके पेट को। सो दीज आर गुड थिंग्स। आई विल, जो हमारा जो कल्चर है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपनानी चाहिए। जैसे ये चीज़ें हैं, जैसे हमारे कल्चर में अच्छा खाना है, फ्रेश खाना है, वो सारा हमें अपनाना चाहिए। ये सारी चीज़ें इट हेल्प टू सॉफ्टन द अपना पेट जो इसको सॉफ्ट करेगी, उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगी, इन जनरल बॉडी को ठीक रखेगी, डिहाइड्रेशन नहीं होने देगी। तो जो कि ड्यूरिंग दिस लैक्टेशन, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खाना, जैसे नेक्स्ट हम बोलेंगे पंजीरी, बहुत से दूध के सिजेरियन हो गया, दूध नहीं देना, टांके पक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जो मदर है, जो न्यू मदर है, उसको नॉर्म प्रेगनेंसी के दौरान जितनी कैलोरीज चाहिए उससे 500 कैलोरीज ज़्यादा ही चाहिए। ओके। तो दूध और पंजीरी, जिसमें आई विल से कि घी थोड़ा कम करके बाकी जितनी न्यूट्रिटिव वैल्यू वाली चीज़ें हैं वो डाल के ज़रूर देनी चाहिए। ओके। ताकि वो स्ट्रेंथ दोबारा गेन कर सके, ताकि बच्चे को फीड करना इजी हो जाए, ताकि वो इजीली अवेलेबल चीज़ है। अब पंजीरी एक बार बना के रख ली है, सपोजिटली एवरीबडी इज बिजी, शी कैन टेक एंड हैव हर लाइक अ मील, और दूध पी लिया, तो वो स्टाइटी बनी रहेगी कि ठीक है, आई एम नाउ हैप्पी, मुझे भूख नहीं लगी है, बच्चे को फीड कराना है। सो दीज छोटी छोटी थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। और एक इम्पॉर्टेंट हमारे कल्चर की बोलूँगी कि 6 वीक्स तक रेस्ट करना है मदर ने, वो ज़रूरी है। 6 वीक्स तक अपना ध्यान रखना है, वो ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा लोगों को घर में नहीं आना चाहिए, वो ज़रूरी है। तब तो ये बोलते थे ना कि शायद कोई भूत प्रेत आ जाएगा, बच्चे को नुकसान कर देगा। भूत प्रेत नहीं है, वो बैक्टीरिया एंड वायरसेस ही हैं दैट विल कॉज इन्फेक्शन टू द बेबी। ओके, तो उसका मतलब यही था कि जितने कम लोग इन कांटेक्ट में आए उतना बच्चे के लिए अच्छा है। क्योंकि उस टाइम बच्चे की इम्यूनिटी 100% नहीं है, बच्चे की इम्यूनिटी तो बहुत कम है। इवन मदर की, जिसने इतना अगर पेन्स बियर करे हैं या उसका सिजेर, उसकी भी इम्यूनिटी कम है। तो जितने कम लोग उसके आसपास आए बच्चे के, मदर के, उतना अच्छा है। और रेस्ट प्रॉपर लेना है।
तो इस बात को किसी ने बुरा नहीं बनाना कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि बच्चे के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर यही हो जाता है, हम रूस जाते हैं कि हमें बच्चे से मिलने नहीं दिया गया, उठाने नहीं दिया गया। बिकॉज ये सेहत के लिए, माँ की भी और बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जो हम आशीर्वाद देने के लिए घर जा रहे हैं, जुग जुग जियो, है ना, लंबी उम्र हो, अगर आशीर्वाद हमने देना है तो हम थोड़ा सा ब्रेक लगा के आएँ, तो हम शायद वो एक्चुअल में रियल वायरसेस के भूत से बचा सकते हैं न्यूबॉर्न बेबी को भी और जो नई मम्मा बनी है उनको भी। अच्छा डॉक्टर, एक और हमारे रूटीन में मसाज आता है आफ्टर प्रेगनेंसी, तो उसमें आप जो नॉर्मल डिलीवरी है तब क्या सजेस्ट करेंगे, और जो इनका सी सेक्शन है उनको आप कब नॉर्मल suggest डिलीवरी करेंगे? तो जब भी है तब आपको, जब भी यू फील लाइक दैट यू वांट टू हैव मसाज, यू शुड टेक दैट मसाज, उसमें कोई बुराई नहीं है। Okay. इन सिजेरियन ऑल्सो वी से कि पेट की मसाज नहीं करानी, आर्म्स की, लेग्स की, बैक की आप करा सकते हो, क्योंकि दैट इज डेफिनेटली हेल्प्स द मदर, उसको स्टिमुलस मिलते हैं, जो पेन है वो रिलीव होती है, तो वो चाहिए मसाजेस, जितना भी मदर को चाहिए, उस न्यू मदर को चाहिए, शी कैन टेक। ओके, तो मसाजेस को आपने Yes, थम्स अप कर दिया, thumbs up, ग्रीन yeah. सिग्नल दे दिया, Green ग्रीन पे signal. आपने पहना भी है। अच्छा, माय लास्ट क्वेश्चन इज कि ब्रेस्ट फीड बड़ा ज़रूरी है और उसको लेकर बड़े कैंपेन्स होते हैं, ब्रेस्ट फीड को लेकर बड़ा अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है। यू बीइंग अ डॉक्टर, आप हमेशा से ही अपने जितने भी आपको आपके साथ गर्ल्स आती है मिलने के लिए, स्पेशली जो मदर्स आती हैं बेबी बनी है, उनको भी आप यही सजेस्ट करते हैं। तो ब्रेस्ट फीड क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? बच्चे के साथ साथ, बच्चे के लिए तो है ही, माँ के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? ब्रेस्ट फीड एक ऐसी चीज़ है जो कि नेचुरली मिली है और बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से है। उसमें उसके आगे जाके उसको जो इन्फेक्शंस होनी है उनसे लड़ने की ताकत है। बच्चे को ऊपर से कुछ देने की ज़रूरत नहीं, उसमें उतनी कैलोरीज, उतनी एनर्जी है जो बच्चे को चाहिए, उससे ज़्यादा उसको चाहिए भी नहीं। एक तो कैलोरीज, एनर्जी, सेकंड इज इन्फेक्शन से बचना, और जो फर्स्ट, कई लोगों को होता है डिस्कार्ड द फर्स्ट वो पार्ट ऑफ Part of the द milk. मिल्क, वो कोलोस्ट्रम है, उसी में तो सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। सो दैट इज एक्चुअली द अमृत, आई विल से अमृत है वो बच्चे के लिए। तो बच्चे को 6 मंथ्स के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब इतनी गर्मी में भी आपको बच्चे को पानी देने की ज़रूरत नहीं है अगर बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे है। और मदर के लिए द रिस्क ऑफ हैविंग कैंसर ब्रेस्ट वो कम करता है, सबसे बड़ा ये है। मदर ब्रेस्ट फीड करेगी तो कैंसर ब्रेस्ट होने के चांसेस उतने कम हो जाते हैं। दूसरा, उसको कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है, आराम से बच्चा रोया, उसने अपनी फीड कराई, कुछ धोने की जरूरत नहीं है, कोई सेप्सिस मतलब कोई इन्फेक्शन का कोई डर नहीं है, तो कोई बॉटल धोने का, ये साफ है नहीं है, तो दिस इज द सेफेस्ट मेथड फॉर द बेबी एज वेल एज फॉर द मदर। चाहे उसको कोई भी विमेन को इलनेस है, मदर को, तो भी वो शी कैन, बिकॉज कोरोना टाइम में बड़ी सारी in the developing countries like us, the breastfeeding, exclusive breastfeeding is best for the baby. Even अगर किसी को HIV भी है, उन मदर्स को भी हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बोलते हैं। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट, मिक्स्ड फीड नहीं करना, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करना है। ओके डॉक्टर, आपने बीच में एक हल्का सा बात की थी, एक बहुत इम्पोर्टेंट ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ जो नेक्स्ट एपिसोड करें उसमें जो विमेन को अलग अलग बॉडी पार्ट में होने वाले जो कैंसर है, आप एक एपिसोड उसको ज़रूर डेडिकेट करें, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत के वो जो इंडिकेशंस हैं सेल्फ एग्जामिनेशन के साथ ज़रूर जुड़ें। एक्चुअली मुझे ये लगता है कि ये जो कैंसर्स हैं, जैसे हमारी आँख है, कान है, नोज़ है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है हम भागे जाते हैं, बट आपने कभी देखा होगा कि फीमेल को कुछ ब्रेस्ट का प्रॉब्लम आ रहा है या अपना आई से प्राइवेट पार्ट्स का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो थोड़ा शाय हो जाती है, थोड़ा रुक जाती हैं, तो उस रुकने के चक्कर में कई बार हम लेट हो जाते हैं। सो आई विल लव टू डू अनदर पॉडकास्ट ऑन दीज कैंसर, स्पेशली जो कि फीमेल के कैंसर हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हम शेयर करेंगे जिससे अर्ली डायग्नोसिस फीमेल खुद ही डायग्नोस कर सकती है, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे बच सकते हैं हम, और अगर हो गया है तो हम उसको भी कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं।
थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि एक अनदर प्रॉमिस के साथ, एक अनदर हैप्पी हेल्दी जिंदगी की ब्लेसिंग के साथ, विमेन की लाइफ के एक अनदर हेल्दी चैप्टर को हम टच करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर नवदीप, आप हमारे साथ एक अनदर एपिसोड में कनेक्ट हुए। फिर से एक अनदर एपिसोड में हम बात करेंगे विमेन हेल्थ की, एंड यस विमेन की सेहत से जुड़ी हुई जो कैंसर की प्रॉब्लम्स है अलग अलग पार्ट्स की, उनको छुएंगे ताकि वो आपको ना छुएं।